हेलो एंड वेलकम। स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ੋਅ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਦੇ ਆਨਸਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਰਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਚੋਪੜਾ ਜੀ। ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। थैंक यू सो मच। ਤੇ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਓ ਤੇ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਮਿਲਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲਸ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀਜ਼ਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। थैंक यू सिमी, थैंक यू एंड इट्स अगेन अ प्रिविलेज टू सिट विद यू। और स्टूडेंट्स के आंसर्स देना हमेशा हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक बेनिफिट और अपॉर्चुनिटी वाली बात है। सो जैसे कि आपका क्वेश्चन है ओपन वर्क परमिट को लेके, बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन मैं थोड़ा सा इस कैटेगरी को फिर से इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है ओपन वर्क परमिट वीज़ा के लिए। नॉर्मली लोग ओपन वर्क परमिट को स्पाउसल वीज़ाज या स्पाउसल एप्लीकेशन के साथ नेम करते हैं। सो ये वो कैटेगरी है जिसमें एक कपल है, एक हस्बैंड वाइफ है, जिसमें से एक हस्बैंड या वाइफ ऑलरेडी स्टूडेंट वीज़ा जिनके पास है कनाडा का, और या तो वो कनाडा स्टडिंग हैं या फिर अभी इंडिया में ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं ड्यू टू पैंडमिक। सो जब एक कैंडिडेट के पास स्टूडेंट वीज़ा है और उसके डिपेंडेंट स्पाउस ने जब अपना एप्लीकेशन फाइल करना है कनाडा के लिए, सो वो कैटेगरी ओपन वर्क परमिट कहलाती है और उसको स्पाउसल एप्लीकेशंस के नाम से भी पंजाब में उसको जाना जाता है। सो ये वीज़ा आप तब अप्लाई कर सकते हैं जब आपके एक एप्लीकेंट के पास कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा है और क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। ओपन वर्क परमिट बेसिकली एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें जब आप कनाडा जाएंगे तो आपको ओपनली काम करने का परमिशन है। आप 24/7 काम कर सकते हैं और आपकी इंडस्ट्री भी कोई पर्टिकुलर या लिमिटाइज्ड नहीं है। आप ओपनली किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी सेक्टर में काम कर सकते हैं 24/7। सो आज की डेट में ये बहुत बेनिफिशियल वीज़ा है। और स्टूडेंट्स के जो हस्बैंड्स या वाइफ्स हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम जब अपना एप्लीकेशन आप प्लान कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी लंबे कोविड पैंडमिक के लॉकडाउन के बाद और होल्ड के बाद अभी एप्लीकेशंस जो हैं वो प्रोसेस होना स्टार्ट हो गई हैं। बायोमेट्रिक्स भी पूरे फ्लो के साथ हो रहे हैं और इमीडिएटली स्टूडेंट्स जो हैं वो कैंडिडेट्स अपने एप्लीकेशन को प्रोसेस करें और आगे अपना फ्यूचर जो है वो इनिशिएट। जी बिल्कुल शिवानी जी, अप्लाई तो बहुत सारे स्टूडेंट्स करना चाहते हैं बट प्रॉपर गाइडेंस स्टूडेंट्स ਨੂੰ नहीं ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਓਪਨ ਪਰਮਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਔਰ ਬੇਸਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂट्स ਕੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। देखिए सिमी, ये बहुत ही लंबी चौड़ी एप्लीकेशन है, बहुत ही सेंसिटिव एप्लीकेशन है और मेरा हमेशा एडवाइस ये रहता है जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं कि आप काइंडली किसी लाइसेंस नॉलेजेबल कंसल्टेंट को अप्रोच करें ताकि आपकी एप्लीकेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से ऑथेंटिकली वीज़ा के लिए रिप्रेजेंट किया जा सके। ये बहुत लंबी चौड़ी एप्लीकेशन है क्योंकि इस एप्लीकेशन का ग्राउंड आपकी मैरिज है। आपकी मैरिज की ऑथेंटिसिटी को, आपके मैरिज के प्रूफ्स को फाइल करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा जो ओपन वर्क परमिट अप्लाई करने वाला जो एप्लीकेंट है उसकी एजुकेशन के साथ साथ उसकी एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सो उसका अर्निंग होना, उसका वर्किंग होना बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिस पे केयरफुली काम किया जाना चाहिए। स्पेसिफिकली अगर मेल कैंडिडेट है, अगर वाइफ कनाडा पढ़ रही हैं या कनाडा स्टूडेंट वीज़ा पे है और जब इंडिया से मेल कैंडिडेट ने, मेल स्पाउस ने अप्लाई करना है, सो उनकी एम्प्लॉयमेंट को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ा एक चैलेंज है। और मेरी एडवाइस है ये हर कैंडिडेट से कि अपनी एम्प्लॉयमेंट को आप सही तरीके से पॉलिश अप करके अच्छे तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि क्योंकि हम लोग पंजाब रीजन से बिलोंग करते हैं, हर एक सेकंड कैंडिडेट जो है वो एग्रीकल्चरिस्ट बैकग्राउंड से है और सिंपली अपने आप को एम्प्लॉयमेंट में एग्रीकल्चरिस्ट दिखाना इज़ नॉट इनफ, क्योंकि एग्रीकल्चरिस्ट वाला जो ऑक्यूपेशन है, एग्रीकल्चर का जो ऑक्यूपेशन है वो फुल टाइम ऑक्यूपेशन नहीं है, वो सीजनल ऑक्यूपेशन है। और आजकल का जो जनरेशन है वो हम लोग ये देखते हैं कि फील्ड्स में जाके वो खुद काम भी नहीं करते। सो उस चीज़ को ज़रूर एक माइंड में रखा जाए और ध्यान इस बात पे दिया जाए कि एग्रीकल्चर को आप पार्ट टाइम दिखाने के साथ साथ एक फुल टाइम जॉब आपका दिखाना मैंडेटरी है। 10 से 6 का जॉब, 10 to 6 का जो जॉब है, एक मंथली रेगुलर इनकम के साथ दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी सारे ऐसे प्रोफाइल्स होते हैं जिनके पास एजुकेशन है, डिप्लोमा है, लेकिन उसके बावजूद वो किसी तरीके की जॉब नहीं कर रहे होते। सो आपका जो गैप है
एग्रीकल्चर के साथ साथ एक जॉब जो है वो एक प्रॉपर तरीके से दिखाया जा सकता है, और उसके बहुत सारे तरीके हैं कि एक ऑथेंटिक तरीके से आपकी एक जॉब को रिप्रेजेंट किया जा सकता है आपकी एप्लीकेशन में। इसके साथ साथ मुझे ये भी कहना है कि जब आप अपनी ओपन वर्क परमिट प्लान करते हैं, आपके पास फंड्स का साउंड प्रूफ होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप अपना ट्रेवल कनाडा का, उसके साथ साथ आपकी वाइफ की एजुकेशन को भी आप फंड कर पाएँ। सो आपके पास फाइनेंसेस और जो सेविंग्स हैं वो होनी जो बहुत ज़रूरी हैं। और बहुत सारे केसेस में हम लोग ऐसा देखते हैं कि सेविंग्स कैंडिडेट के पास नहीं होती हैं। सो अगर आप सेविंग्स दिखाना भी चाहते हैं, सो उसका भी बहुत एक प्रॉपर प्रोसीजर है। आप अपने पेरेंट्स के थ्रू जो है वो फाइनेंसेस अपने अकाउंट में ले सकते हो, विच इज़ अ जेन्युइन एंट्री। उसको गिफ्ट फ्रॉम फादर या गिफ्ट फ्रॉम मदर की तरफ से एक वो इस तरीके से उस ट्रांजैक्शन को जस्टिफाई किया जा सकता है। सो ये फाइनेंसेस को लेके बात हो गई। एबव ऑल जो मैं चीज़ कहना चाहती हूँ, इट्स अ मैरिज केस। ये जो स्पाउजल एप्लीकेशन है, ये ओपन वर्क परमिट की एप्लीकेशन है, मैरिज के ग्राउंड पे प्लान होती है। सो आपकी मैरिज को केयरफुली रिप्रेजेंट करना एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो जब आप अपनी मैरिज प्लान कर रहे हो, जब आप ओपन वर्क परमिट को एक एजेंडा रखते हो, सो मैरिजेस को भी एक सही तरीके से प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप यंग मैरिजेस में अगर हम देखें तो हमेशा रिस्क रहेगा, जहाँ पे लड़की की एजुकेशन जस्ट ग्रेड 12 है और लड़का भी, हम अगर एज देखें तो 22 साल 23 साल वाली एज है। सो वो एक मैच्योर मैरिज एज नहीं है। सो पेरेंट्स के लिए ये मेरा एडवाइस है कि जब आप अपने बच्चों के लिए प्रपोजल देखते हैं या मैरिज के लिए कोई पार्टनर आप प्लान कर रहे हैं, सो आप एटलीस्ट ये देखें कि एक राइट एज होना चाहिए। आपके कैंडिडेट की एम्प्लॉयमेंट, उसकी एजुकेशन को आप कंसीडर कीजिए। जिस बच्चे के साथ आप मैरिज प्लान करने वाले हो उसका प्रोफाइल भी आप माइंड में रखिए। और ये बेटर होगा कि आप एटलीस्ट ग्रेजुएट होकर मैरिजेस को प्लान करें, क्योंकि अगर इन सब फैक्टर्स को केयरफुली कैलकुलेट करके एप्लीकेशन फाइल किया जाएगा तो डेफिनेटली 100% रिजल्ट मिलेगा। और एट लास्ट एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, ओपन वर्क परमिट का जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन है आज की डेट में आफ्टर पेंडेमिक। सो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का फाइल साइज है बहुत लिमिटेड है। ओनली 12 to 16 MB का जो फाइल साइज हम लोगों को दिया गया है। इतने से फाइल साइज में इतने ज़्यादा लंबी चीज़ों को अकामोडेट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उनको कंप्रेस करके, सिंक करके, PDF में कन्वर्ट करके अपलोड करना। सो अगर आप किसी एक्सपर्ट, किसी नॉलेजेबल कंसल्टेंट के थ्रू अपनी आप फाइल करवाते हो, सो उसमें पॉसिबिलिटी रहेंगी कि मैक्सिमम आपकी जो फोटोग्राफ्स हैं मैरिज के या प्रूफ्स हैं या बिल्स हैं वो अपलोड हो सकें। सो ये चीज़ों की अवेयरनेस भी एक कैंडिडेट को जरूर होनी चाहिए ओपन वर्क परमिट एप्लीकेशन फाइल करने से पहले। जी बिल्कुल। फंड्स ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਗਿਫਟ ਮਿਲੇ ਹੈ ਫੰਡ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫੰਡ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਬੇਸਿਕ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਨੀ होनी चाहिए है, तो बेसिक क्वालिफिकेशन और फंड्स रिक्वायर्ड कितने होंगे? देखिए सिमी, ऐसा है कि एजुकेशन एक ऐसा फैक्टर है जिसको इम्प्रूव नहीं किया जा सकता व्हेन वी हैव टू फाइल अप द एप्लीकेशन। सो फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग एटलीस्ट कैंडिडेट ग्रेजुएट होना चाहिए, लेकिन नाउ दिस इज़ द हिस्ट्री और द पास्ट। उस चीज़ को हम लोग इम्प्रूव नहीं कर सकते, उसको पॉलिश अप नहीं कर सकते। सो मैक्सिमम कैंडिडेट्स अगर हम देखें एग्रीकल्चर बैकग्राउंड वाले तो ग्रेड 12 कैंडिडेट्स होते हैं और एग्रीकल्चर उनका ऑक्यूपेशन होता है। बट स्टिल आई हैव टू से कि अगर हम डेंस डीप रूरल पंजाब में जाएं या हम लुधियाना साइड या जलंधर साइड जाएं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारे ऐसे आउटलेट्स हैं जहाँ पे ग्रेड 12 बेसिस पे भी आप अच्छी एम्प्लॉयमेंट ग्रैब कर सकते हो। सो ये चीज़ों का एक बेनिफिट लिया जा सकता है जब हम अपनी एप्लीकेशन प्लान कर रहे हों। सो देखने वाले हर कैंडिडेट को मेरी एडवाइस है, बिफोर यू फाइल अप योर एप्लीकेशन प्लीज़ कम एंड अपनी एप्लीकेशन को आप असेस करवाएं। एक सही गाइडेंस आप लेके तभी अपना एप्लीकेशन को आगे प्लान कीजिए। इसके अलावा जैसे से मैं आपने पूछा है कि फ़ंड्स का कैसे है, नॉर्मली हम एडवाइस करते हैं कि आपके पास 6 to 8 लाख तक के अरेंजमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि ये ओपन वर्क परमिट का एप्लीकेशन है। आप जब कनाडा जाएंगे, जैसे ही आप एक जॉब सिक्योर करेंगे, आप काम करना शुरू कर सकते हैं। 24/7 आप काम कर सकते हैं, तो आप अपना सर्वाइवल अर्न कर सकते हैं। बट आपको ट्रेवल करने के लिए जो आपके एक्सपेंसेस हैं, आपका जो मेन एप्लीकेंट, स्टूडेंट एप्लीकेंट कनाडा में है, उसको सपोर्ट करने के लिए नॉर्मली 6 से 8 लाख तक के अरेंजमेंट्स आपके पास होने चाहिए। और एग्रीकल्चरिस्ट के लिए मेरा ये स्पेशल मैसेज है
कि सीजनल जैसे भी आप अपनी क्रॉप्स को सेल करते हो, सो आप जो जे फॉर्म्स लेते हो, जे फॉर्म्स का जो है वो एक जेन्युइन एक रूट है आपकी इनकम का। सो जे फॉर्म के थ्रू आपको जो भी इनकम आती है आप उसको अपने अकाउंट में रिटेन करके रखें। उन्हीं फंड्स को आप अपनी एप्लीकेशन के लिए यूटिलाइज करें। आई अंडरस्टैंड कि वो फंड्स आपको यूज़ करने हैं आगे पर्सनल कामों के लिए, लेकिन अगर आप ओपन वर्क परमिट एप्लीकेशन प्लान कर रहे हो तो जे फॉर्म के थ्रू जो आपकी इनकम है आप उसको अपने अकाउंट में रिटेन करके होल्ड कीजिए जब तक आपका एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं हो जाता। एडिशनली एज आई टोल्ड बिफोर कि पेरेंट्स के थ्रू आप अपना ट्रांजैक्शंस लीजिए, फादर मदर के अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांजैक्शन लीजिए, वो एज गिफ्ट फ्रॉम पेरेंट्स उसको जस्टिफाई किया जा सकता है। ਤੇ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਈ ਗੈਸ 16 MB ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ 16 MB ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ ਔਰ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਔਰ ਜੈਨੂਇਨ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਰਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੇ। ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਫਿਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੇ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ? सिमी ये जो 2021 वाला जो ईयर स्टार्ट हुआ है, मैं हमेशा अपने शोज़ में ये कहती हूँ कि दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव ईयर और एक लंबे टाइम गैप के बाद अब ये एक पॉजिटिव जो टाइम स्टार्ट हुआ है एंड वी हैव रियलाइज्ड कि इमिग्रेशन बहुत फास्ट एक तरीके से काम कर रही है। टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो हम लोगों के पर्सनल केसेस ऐसे भी हैं जो 20-22 दिन में प्रोसेस होके उनके वीज़ास आए हैं। लास्ट एपिसोड में भी हमने केसेस ऐसे कुछ डिस्कस किए थे। और एक चीज़ मैं ज़रूर बता दूं कि टाइम फ्रेम सेट नहीं है। सो ये रैंडम डिसीजंस हैं, रैंडम फाइल्स को पिक किया जा रहा है। कुछ केसेस में हम लोग ये देख रहे हैं कि 15-20 डेज़ में एप्लीकेशंस प्रोसेस हो रही हैं। कुछ ऐसे भी केसेस हैं जो अभी बैकलॉग वाले हैं, प्रोसेस नहीं हुए हैं, रिजल्ट्स नहीं आए हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ केसेस हमारे अकाउंट में हैं जिनको हम लोगों ने 15-20 दिन पहले, कुछ केसेस हमने 1-1.5 महीना पहले फाइल किए थे, वो रिव्यू में आ चुके हैं। रिव्यू से मेरा मतलब ये है कि जिनकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है। सो अल्टीमेटली अगर हम डिस्कस करें या कंक्लूड करें तो हाई कमीशन बहुत फास्ट ट्रैक है और आपकी एप्लीकेशन के 2-2.5-3 महीने में प्रोसेस होने के पूरे चांसेस हैं। आप लकी भी हो सकते हैं कि विद इन अ मंथ आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाए। केस टू केस वेरी एग्जैक्टली, बट अल्टीमेटली दे आर वेरी फास्ट टू आंसर यू फॉर योर एप्लीकेशंस। ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ ਕੇਸ ਟੂ ਕੇਸ ਵੈਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। 20-22 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਈ ਟਾਈਮ ਹੈ ਔਰ ਡਿਲੇ ਨਾ ਕਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਐਜ਼ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ ਟੋਲਡ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਾਈਮ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵੀਜ਼ਾਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ PPR ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੈਮ ਕਿ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ PPR ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬਾਅਦ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਉਹ PPR तो इमीडिएटली बाद अप्लाई किया जा सकता है? देखिए सिमी, नो डाउट कि जब एक स्टूडेंट का पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ जाता है तो डिसीजन इज डन और पॉजिटिव डिसीजन इज डन और बच्चे को वीज़ा पेस्ट होने वाला है। लेकिन पर्सनल ओपिनियन से मैं ये रिकमेंड करती हूँ, रादर मैं स्ट्रिक्टली ये चीज़ रिकमेंड करती हूँ कि जब तक आपके पासपोर्ट पे वीज़ा पेस्ट नहीं हो जाता आप अपना ओपन वर्क परमिट का एप्लीकेशन प्रोसेस मत कीजिए, फाइल अप मत कीजिए। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स ने हमें पिछले कुछ टाइम में अप्रोच किया है जिनको ये गाइड किया गया है कि AIP आने के बाद अपना ओपन वर्क परमिट फाइल कर दो या आपकी अंडर प्रोसेस है एप्लीकेशन, आप ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हो तो हस्बैंड या वाइफ का ओपन वर्क परमिट प्रोसेस कर दो। सो आई हैव टू टेल यू, प्लीज़ मेक श्योर कि जब तक आपके पासपोर्ट पे वीज़ा पेस्ट नहीं हो जाता आप अपना ओपन वर्क परमिट अपने हस्बैंड या वाइफ का प्रोसेस नहीं करवाओ। यू नो, मेरा ओपिनियन ये रहता है कि जब आपको फुल कंफर्मेशन मिल गई है कि आपको वीज़ा मिल चुका है उसके बाद ही आप इस एप्लीकेशन के लिए स्टेप इन करें। और ये एक सही एडवाइस है और ये सही प्रोसीजर है जो आपको हमेशा हेल्पिंग रहेगा। जी, मतलब जल्दी नहीं करनी चाहिए, डेफिनेटली वेट करो आराम दे नाल। जे थोड़ी PPR आ गई है
ਵੇਟ ਕਰੋ ਜਦ ਤੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ Thank you, ਇੰਨੀ Simi. ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੇਬਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਾਊਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੋਰਨ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਦੇ ਆਨਸਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਿਮੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੌਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।